डॉक्टर रामनाथ तिवारी सर। हाँ सर, आप अपने वक्तव्य को जारी रखें। थोड़ी सी व्यवधान हुई, क्योंकि नेटवर्किंग मैंने पहले भी आपको सूचना दी थी कि नेटवर्क डिस्टर्ब हो सकता है, जिसके कारण डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, और डिस्कनेक्टिंग हुई। मैं पुनः डॉक्टर रामनाथ तिवारी सर से आग्रह करता हूं कि आप अपने वक्तव्य को जारी रखें। सभी लोग धीरे धीरे जुड़ चुके हैं। तिवारी सर, मेरी आवाज सुन रहे होंगे? आपको मेरी आवाज अगर सुनाई पड़ रही है? अच्छा, अभी कनेक्ट हो रहे हैं। हाँ हाँ सर, सुनाई दे रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, तो जो मैंने सुना, देखने से यही लग रहा है कि हमारे जो विधि निर्माता है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट, चाहे सरकार, चाहे हमारे देश के आईएएस जो बैठ करके जगह जगह, यहाँ इवन तक कि जो प्रोफेसर जो कानून बनाते हैं, ये सब अंधे हैं या दिशा भ्रमित हैं। और इनको सबसे कमजोर इस देश के शिक्षक और शिक्षार्थी मिलते हैं। इसीलिए इन्हीं के क्वालिफिकेशन को बार बार सुधारा जाता है, और वो भी ऐसा सुधारा जाता है जिसे शिक्षा से कोई लेन देन नहीं, और शिक्षा को एक षड्यंत्र के तहत चलाया जाता है कि अगर शिक्षा को ही सुधारा जाता तो अब तक देश सुधर गया होता। क्योंकि बार बार इसमें प्रयोग इसलिए भी होता है कि शिक्षा पर टैक्स ज्यादा लिया जाता है, तो अपनी कमजोरी भी छिपाते हैं कि मैं टैक्स लेता हूं तो शिक्षा पर काम करता हूं। काम नहीं होता है, क्योंकि दिन रात जितना भी मेहनत करते हैं, वो कुल है कि एक कथा आती है कि पंडित जी थे, भीख मांगते थे दिन भर तभी 1.25 किलो, और 1 घंटा मांगते थे तभी 1.25 किलो। हमारे पूरी व्यवस्था की यही हालत है। लेकिन अपने अंधापन को मानते हैं कि मैं उसमें ज्यादा देख रहा हूं, लेकिन ये देखते उठते कुछ नहीं। मैं सीधे आ रहा हूं क्योंकि समय बहुत हो गया है और टेक्निकल मामला है भी फंसते जा रहा है, तो मैं सीधे आ रहा हूं कि शिक्षक का क्वालिफिकेशन होना क्या चाहिए। क्योंकि तो ये लग गया कि जितने मॉडल अब तक बनाए गए हैं उसमें शिक्षक नहीं आ पा रहे हैं, और जितने ये लोग उसको संशोधित कर रहे हैं, मामला उतना ही उलझ रहा है। तो जो मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूं कि शिक्षक का क्वालिफिकेशन क्या हो, यद्यपि मैं चूंकि अनुभव ज्यादा हायर एजुकेशन का है, तो मैं हायर एजुकेशन ही मेरे दिमाग में घूम रहा है। तो उसमें 2-3 चीज है। पहला एक है कि शिक्षक का क्वालिफिकेशन ये होना चाहिए कि स्वधर्मी हो। अगर शिक्षक स्वधर्मी नहीं होगा, एनी हाउ मेरिट में आ जाएगा, क्योंकि मेरिट का मतलब कि आप योग्य हैं या नहीं, इसका नहीं, आपकी माइंड इन्वेस्टिगेटिंग है कि नहीं, इसका नहीं जज होता है। अब एग्जामिनेशन के समय में 3 घंटे में या 2 घंटे में आपकी मेमोरी कितनी फिक्स थी, और उसी मेमोरी के आधार आपको मार्किंग हो जाती है, आप उसमें क्वालिफाइड हो जाते हैं। फिर जो आप नॉलेज कंप्यूटर ने सेट किया है, आपको उतने के दायरे में चलना है। अगर जरा भी नया नॉलेज देने का प्रयास किए तो आपको कंप्यूटर फेल कर देगा। तो ऐसी स्थिति में आप टीचिंग ओरिएंटेड ना होकर के कंपटीशन ओरिएंटेड हो रहे हैं, जो शिक्षक के एकदम विरोधी है। क्योंकि कंपटीशन ओरिएंटेड आप होंगे तो आप में पॉजिटिव इंपल्स बढ़ेगा, टीचिंग ओरिएंटेड होंगे तो आप में क्रिएटिव इंपल्स बढ़ेगा। लेकिन सरकार आपको कॉम्पिटिटिव बनाती है, क्रिएटिव नहीं बनाती। मार्केट की बात यहाँ है, इसको देखना चाहिए कि आखिर में सरकार का इंटेंशन कहाँ जा रहा है। अब प्रश्न उठता है कि स्वधर्मी को आप सेलेक्ट कैसे करेंगे। तो स्वधर्मी को आप जानते हैं कि हर एक फॉर्म में प्राइमरी से लेकर के पीएचडी तक रहता है कि आपकी हॉबी क्या है। यहां तक कि आप शादी विवाह के भी बायोडाटा बनाते हैं तो आजकल हॉबी और रुचि पूछा जाता है, और फिर भी आपके स्वधर्मी व्यक्ति को नहीं सिलेक्ट हो पा रहा है।
समस्या यहाँ है। उनको सारे को रिकॉर्ड किया जाए, उसको रिकॉर्ड में रखा जाए, उसकी एक लिस्टिंग की जाए, क्योंकि जब आदमी वो पीएचडी करने लगे, जो टीचर बनना चाहे उसी को उस लाइन में जाने दिया जाए, और वो पीएचडी के समय में देखा जाए कि हाबी में इस व्यक्ति ने कितना किया, उसका रिकॉर्ड उसको देते जाए, या हर एक स्कूल से एक सर्टिफिकेट हाबी का भी बनना शुरू हो जाए। दूसरा, स्वनिर्मित हो। अभी तक शिक्षक जो हैं कमीशन निर्मित हो रहे हैं, कमीशन मेड बन रहे हैं, दूसरे के अनुसार बनाए जा रहे हैं, लेकिन जब तक वो अपने निर्मित नहीं बनेगा, वो दूसरे को बनाएगा क्या, हमको तो समझ में नहीं आता। तो बार बार जो क्वालिफिकेशन चेंज हो रहा है, इस सरकार का साजिश है कि इनको स्वनिर्मित मत बनने दो, क्योंकि एक जगह जो होगा तो स्वनिर्मित हो सकता है कुछ दिन के बाद, क्योंकि एक्सपीरियंस ले लेगा। और अध्ययन को फ्रांसिस बेकन भी कहता है कि जब अध्ययन को एक्सपीरियंस में मिला दिया जाता है तो आदमी शिक्षा का असली उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। लेकिन सरकार आपको एक्सपीरियंस नहीं लेना देना चाहती है, न किसी नॉलेज को गहराई में जाना चाहती है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि स्वनिर्मित शिक्षक कैसे हो, कि जब शिक्षक हायर एजुकेशन में जाए, बीए से ही जाए, तो बीए के लड़कों को जब अगर बीए पार्ट 2 में जाए तो पार्ट 1 में एक क्लास दे दिया जाए प्रैक्टिकल, पार्ट 3 में जाए तो पार्ट 2 में उसको एमए तक पढ़वाया जाए, अगर वो जो शिक्षक होना चाहता है तो। और फिर पीएचडी में जितने दिन तक वो पीएचडी करे वो पढ़ाएं, हर एक लड़कों के हाथ में एक डायरी बने, वो रिमार्क लगाते जाए, और डायरी बटोर करके रखी जाए 5-6 बरस की जितने, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि 5,000 लड़कों को मिला लेंगे, रिमार्क तो लगती रहेगी। वो रखा जाए, लड़कों को न बताया जाए कि किस लिए होता है, बस इतना ही कहा जाए कि तुम रिमार्क लगाते रहो कि कौन बढ़िया पढ़ाता है, क्या पढ़ाता। तो इस विधि से हम एक स्वनिर्मित शिक्षक का चयन कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षक को खोजा जाना चाहिए, सेलेक्ट नहीं किया जाना चाहिए। तीसरा क्वालिफिकेशन होता है क्रिएटिविटी, मौलिकता, जिसको आप लोग बार बार कहते हैं। यह उसके लिए मस्ट जरूरी है, तभी वो दुनिया को दृष्टि देगा। अभी तो आप कमीशन से, अगर आज मौलिकता टीचर अपने यूजीसी के परीक्षा में चाहे कोई कंपटीशन हो रहा है उसमें मौलिकता दिखा दिया तो फेल हो जाए, क्योंकि जो कॉर्पोरेट घराना ने तय कर दिया, जो एक्सपर्ट ने कंप्यूटर में डाल दिया, पेपर सेटर ने उत्तर, उसी के अनुसार जज होगा। अगर मान लीजिए कि पेपर सेटर ही गलत पेपर बनाया और वही उत्तर गलत दे दिया, और वही अगर आप नहीं किए, भले आप सही जानते हो, अगर आपने सही उसको टिक नहीं किए जो कॉलम में दिया गया है, आप भले और सही उत्तर जानते हो, तब आप फेल हो जाएंगे। तो ये क्या है, खिलवाड़ है। ये आप शिक्षक नहीं चुन रहे, बल्कि ये शिक्षक को, पूरी शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि वहां शिक्षक अपना ब्रेन लगा ही नहीं पाएगा। जब ब्रेन नहीं लगा पाएगा तो फिर उसमें क्रिएटिविटी को आप डेवलप ही नहीं करेंगे, न रचनात्मकता रहेगी, न मौलिकता रहेगी। ऐसे भी समय स्थिति में आप हमको बता दीजिए कि वो आपने शिक्षक कहाँ सेलेक्ट कर। और मौलिकता का जो मेन अर्थ होता है, ये नहीं होता है कि नवीनता। मौलिकता का अर्थ है कि पुराने ही चीजों को आप कैसे नई दृष्टि से देखते हैं। उसके लिए इम्तिहाने ले लीजिए, एक ऐसा पेपर बनाइए कि जिसमें मौलिकता हो, बना दीजिए कि अगर इस स्थिति में 2016 में चाहे 2021 में हैमलेट अगर काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र होता तो इस ट्रेजेडी का स्वरूप क्या होता। क्या उस तरह के पागलपन का नाटक बना करके अपने अपराध को परा सकता? यह भी एक प्रश्न है जानने के लिए। अभी तो हमारे चूंकि अंकित राज बोल रहे थे कि एक साइको एनालिसिस होनी चाहिए, उनमें मैं 90% सही था, लेकिन अब तक जितना मैंने किताब पढ़ा तो साइकोलॉजी में एबनॉर्मल साइकोलॉजी आपका पढ़ाया जाता है कि एबनॉर्मलिटीज कहाँ है, नॉर्मलिटीज की बात बहुत कम लोग कर पाते हैं। लेकिन अगर क्रिएटिविटी और मौलिकता को जांचना हो तो अगर उसको क्रिएटिविटी के धारा देंगे जो उसके ब्रेन में है, और इस तरह के टिपिकल क्वेश्चन पूछेंगे
कि अगर सेली इस समय होता, जैसे ऑक्सफोर्ड निकाला गया था अपनी यूनिवर्सिटी से, और वही पंपलेट लिखता, तो उस पर कौन मुकदमा लगते, क्या होते? तो उससे होगा कि युग धर्म भी ज्ञान हो जाता, पर्सनालिटी भी ज्ञान हो जाती कि उस व्यक्ति का पर्सनालिटी क्या है, और उसकी क्रिएटिविटी भी ज्ञान हो जाती। तो मौलिकता तीसरा, ये भी आप लोग जो बात कर रहे थे वो क्वालिफिकेशन मुझे सही लग रहा है। चौथा क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि हमारे जो विद्यार्थी हैं, माने जो टीचर हैं, उसको इन्वेस्टिगेटिंग माइंड और क्रिटिकल ब्रेन होना चाहिए। अगर वो क्रिटिकली एनालाइज नहीं कर पा रहा है तो वो भी शिक्षक नहीं है। अधिकतर तो मैं देखता हूं कि एमटीडी भवन में एक बार लालू यादव जो मुख्यमंत्री थे, तो लोगों ने कहा कि लालू यादव हमारा वेतन आप नहीं देते हैं, बढ़ा दी, तो कहा था कि आप लोग चिथड़ा से पढ़ाना छोड़ दीजिए तो मैं आपका वेतन बढ़ा दूंगा। लड़के नकल कर रहे तो लोग कहे कि नकल को कंट्रोल किया जाए, तो कहा टीचर भी चिथड़ा से पढ़ाना छोड़ दे। क्योंकि आपने क्या किया है, वही वो भी चिथड़ा बनाए हैं। कभी कभी टीचर बड़े गौरवान्वित होकर कहते हैं कि मैं अपने पढ़ता था उस समय का नोट्स है। इसका मतलब कि जिस पोएम को आप एमए में पढ़े थे वही युग आप तक है, आपने नए युग के साथ एनालिसिस नहीं किया। इसका मतलब कि आपके पास कोई मौलिकता नहीं आई, और जो मौलिकता नहीं आई तो आप पढ़े 1988 में, विद्यार्थी पढ़ा रहे हैं 1921 में, अगर नए ढंग से उस पोएम की व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं तो ये बताइए कि विद्यार्थी आपका क्लास क्यों अटेंड करे? समरी तो कुंजी से पढ़ ही लेगा जो आप पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए शिक्षक का क्रिटिकल माइंड और इन्वेस्टिगेशन जरूरी है, अर्थात जो चीज को क्रिटिकली एनालाइज। अब मैं देखता हूं एक पोएम की टाइटल है मिल्टन के दे दिया ऑन हिज ब्लाइंडनेस। यद्यपि नो डाउट मिल्टन जब सोनेट लिख रहा था तो टाइटल नहीं दिया था, संपादक ने दे दिया होगा, चाहे उसकी लड़की, क्योंकि मिल्टन अंधा होने के बाद लिखता है तो उसकी लड़की टाइटल दी होगी। लेकिन अधिकतर मैंने टीचरों को देखा कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस की जस्टिफाइड करने लगते हैं। अरे बेवकूफ, टाइटल तो उसने दिया ही नहीं हुआ। एक मैंने और ही देखा, जब एक बार मैंने पढ़ा रहा था कि इंटरमीडिएट में एक मर्सी नाम का पोर्सिया का डायलॉग पोएम के रूप में दे दिया, और एडिटर महोदय ने उस डायलॉग को सोनेट लिख दिया, क्योंकि उन्होंने 14 लाइन गिन लिया। ये तो भूल गए कि एक सोनेट का पहचान क्या होता है। कभी कल मैं ये देखता हूं कि ब्रेक 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 ये टेनिसन की पोएम है, कितने किताब में मैंने उसको एलजी के रूप में लोगों ने साबित किया, और ये लोग भूल गए कि एलजी में नेचर जो होता है विरोधी नहीं होता है, सिंपैथेटिक होता है। उसमें तो नेचर विरोध में है। थ्रू आउट पोएम कभी कहीं सांत्वना कभी नहीं पा रहा है। तो नो डाउट एलेजेइक टोन तो है, लेकिन एलेजेइक फॉर्म तो उसमें नहीं है। तो आप जब तक विद्यार्थियों को रूट में क्रिटिकली एनालाइज करने की कला सिखाया नहीं जाएगा, तब तक हम समझते हैं कि हमारे इस न शिक्षक बढ़िया मिलेंगे और न विद्यार्थी बढ़िया मिलेंगे, क्योंकि बाद में विद्यार्थी न होकर कुछ दूसरा बन जाएगा, क्योंकि उसमें क्रिटिकली गलत सही का निर्णय करने नहीं आएगा। तो हम समझते थे कि बदमाश होगा, जैसे आजकल हो रहे हैं। जब शासन की राजनीति देख लीजिए, जैसे हम लोग करते थे उस जमाने में, आज जमाने में कितना अंतर आया है। ये तब शासन के नेता तो पहले भी बदनाम हुआ करते थे, लेकिन उतना नहीं कि आज जितना हो। उस समय लोग पैदल चलते थे, साइकिल से चलते। आज तो शासन का नेता जो है, पता नहीं पैसा उसके बाप दे रहा है कि कहां से ले रहा है, कि हीरोइन बेच रहा है। मैं देख रहा हूं कि कार पर चल रहा है। तो क्योंकि आपने न इन्वेस्टिगेटिंग माइंड का शिक्षक चुना, न इन्वेस्टिगेटिंग माइंड का छात्र चुना, क्योंकि छात्र का सिलेक्शन भी आप नहीं वैसे करते, तो आपका एजुकेशन सफर करेगा।
और शिक्षक भी ये नहीं जानता, अपनी फॉर्मेलिटी तो पूरा कर, ये नहीं जानता कि हमारा विद्यार्थी किस हद तक कुछ सीखा। एक और हम लोगों ने पद्धति बना दिया कि हम बेनियरी क्रिटिसिज्म करेंगे, पश्चिम की देन है। बेनियरी क्रिटिसिज्म करेंगे, पश्चिम की देन है। लेकिन हम भूल गए कि इसमें बहुत कुछ कॉम्प्लीमेंट्री भी होता है। अगर हम पढ़ाएं, सबको विरोधी बना दें, यहाँ तक कि हम अपने यहाँ तक कह दें कि एक भाई दूसरे भाई से भी अलग है, खून का रिश्ता तोड़ दिया, नून का रिश्ता तोड़ दिया, जुनून का रिश्ता तोड़ दिया, प्रेम का रिश्ता तोड़ दिया, समाज टूट गए। ये आपकी पढ़ाई का दोष है और क्वालिफिकेशन का दोष है। और लास्ट जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो होना चाहिए कि संप्रेषणीयता की शक्ति, पावर ऑफ एक्सप्रेशन सशक्त हो, जिसको इलस्ट्रेशन के माध्यम से एक्सप्लेन करें तो हमको लगता है कि लड़का तुरंत ही समझ जाएगा और अपने जीवन में अप्लाई करेगा और सीखेगा, इंस्पायर्ड होगा। और जब इंस्पायर्ड होगा तो जरूर आपका अनुगामी होगा। और नहीं तो आप कितना ही ज्ञान दे दीजिए, जब उस ज्ञान से उसके दिमाग में बोझ हो जाएगा तो फिर वो ज्ञान लेकर क्या करेगा? क्योंकि शिक्षा का मतलब ज्ञान को खोलना होता है, भरना नहीं। शिक्षा का मतलब सिर्फ अनुशासन ही देना नहीं होता है, बल्कि वैचारिक पराक्रम भी हम ही दे सकते हैं। उसको एक्सपीरियंस और सजग करने की शक्ति, सजगता देना जरूरी है ताकि वो पढ़े। और जब तक शिक्षक में ये क्वालिफिकेशन नहीं होगा, उसके छात्र में नहीं होगा, लेकिन सरकार की मेंटलिटी ये कैसे सेलेक्ट होगा, यह भी बता रहा हूं कि एक रिसर्चर को, उसको रिसर्च जरूर कराया जाए और रिसर्च में 5 वर्ष पढ़वाया जाए। 5 वर्ष पढ़वा करके और जो उसके पीएचडी का पोस्ट जो वाइवा हो पीएचडी के मूल्यांकन के बाद, तो उसमें विद्यार्थियों को भी बैठाया जाए, एक्सपर्ट भी बैठ जाए, और जिस जहां शिक्षकों की जरूरत हो उनके भी 2-3 प्रतिनिधि बुला लिया जाए, अगल बगल गांव के मानिंद व्यक्तियों को बुला लिया जाए, शहर के जो सामाजिक सेवक है उनको बुला लिया जाए, और ये देखा जाए और सबका वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाए, और ये देखा जाए कि कौन शिक्षक बढ़िया पढ़ा रहे हैं, विद्यार्थी जिसके पक्ष में लगाए, जितने लोग जुटे हैं, जितने जिसके पक्ष में बताएं, उसी को शिक्षक बनाया जाए। ये जरूरी नहीं है कि 4 फर्स्ट क्लास लेकर जाएगा और क्लास नहीं पढ़ाएगा। 90% तो आजकल ले रहे हैं। पहले से ज्यादा आजकल शिक्षकों में सूचना है, पहले से ज्यादा आजकल शिक्षक दुनियादारी के बारे में जानते हैं, लेकिन समझ संवेदना का अभाव है। तो शिक्षक चयन प्रक्रिया में इंटरव्यू, एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, शिक्षक कैसे लिए जाए, उसमें एक्सपर्ट का क्वालिफिकेशन सुधारना होगा। क्योंकि मैं जब करनौल में जब एसडीएम ने कहा था कि सीट फोड़ करके आओ और हम देख लेंगे, तो उस समय मैंने एक क्वेश्चन भी उठाया था कि वो एक्सपर्ट कौन था कि इसको आईएएस बनाया, वो शिक्षक कौन था जो इसकी कॉपी का मूल्यांकन किया। कि हमारे देश के एक जिम्मेवार पदाधिकारी कह रहा कि माथा फोड़ करके आओ, तो साधारण जनता क्या करेगी? जब तुम कानून को अपने हाथ में लेकर के घुमाओगे तो जनता तो कानून में हाथ में ले लेगी, और जिस दिन जनता कानून में हाथ में ले लेगी उस दिन न प्राइम मिनिस्टर रहेंगे न जज रहेंगे, दोनों जने को जाना पड़ेगा। तो कम से कम हम लोग जब सुधार करते हैं तो सिस्टमेटाइज होकर सुधार करना पड़ेगा। और ये जो न्यू पॉलिसी में कोई कुछ नहीं, इस तरह की बात न्यू पॉलिसी में तो है कि हम एआई से पढ़वाएंगे। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिया लग जाएगी तो ये बताइए कि वहां संवेदना कहाँ जिंदा रहे, कहाँ वहां से आदमियत पैदा करेंगे। न्यू पॉलिसी आप मशीन बना रही है आपको, और आप भी आप अब तो मशीन ऑलरेडी बन चुके हैं, कंपटीशन से पूरा बना देगी। और इसके बाद आप चुपचाप उस जो कह रही है खेला कर रही है आप सुनते रहिए, उसको शिक्षा को सुधारना वधारना नहीं है। तो इन सबों को हम लोग बात में अपने ध्यान में रखकर ये देखना चाहिए कि जो वर्तमान शिक्षा की पॉलिसी है
वो शिक्षक सेलेक्ट ही नहीं कर पा रहे। जो शिक्षक क्रिएटिव पर आधारित होना चाहिए, मौलिकता पर आधारित होना चाहिए, स्वनिर्मित होना चाहिए, स्वधर्मी होना चाहिए, संप्रेषणीयता की शक्ति से संप्रेषणीयता की शक्ति से युक्त होना चाहिए। आज शिक्षक क्या है? कॉम्पिटिटिव है। पर्सनालिटी के जगह पर इंडिविजुअलिटी आ रही है, क्रिएटिविटी के जगह पर पॉजिटिवनेस आ रहा है। यहाँ तक कि समझ और सोच के जगह पर सूचना आ रही है। ऐसी विषम स्थिति में शिक्षा विभाग चौपट हो रहा है और हम लोग एक धक्के से की राह देख रहे हैं और इसमें कोई सुधारोद्धार होते मुझे कोई संभावनाएं नहीं दिखाई दे रही है। तो अब इस समाज को जरूर बताना चाहिए कि जिस देश की शिक्षा सुधर नहीं जाएगी, जिस देश का शिक्षा खराब हो जाए, जिस देश का स्वास्थ्य खराब हो जाए, ये पूछिए कि वो राष्ट्र विकसित कैसे हो रहा है। ये तो सत्ता वाले ही बताएंगे कि जिस देश के दो चीज खराब हो जाए, क्योंकि ब्रेन पहला जरूरी विकास वही होगा जहां आदमी शिक्षित हो। लेकिन हमारे यहाँ विकास का अर्थ सड़क माना जाता है, जैसा कि हमारे शासन में बैठे हमारे भाग्य विधाता बता रहे हैं। बिजली मानी जाती है, भौतिक पदार्थ माने जाते हैं, आपका ब्रेन नहीं माना जाता। ब्रेन तो आपका जितना संकुचित होगा उतना ही हमारे पॉलिटिशियन की जरूरत होगी। तभी ना हमारे प्रधानमंत्री कह सकते हैं, जब आप उनसे कुंठित होंगे, संकुचित ब्रेन के होंगे, अज्ञानी होंगे, तभी तो प्रधानमंत्री कह सकते हैं कि गोरखनाथ, कबीर दास और रविदास एक साथ बैठकर शाम सुबह बात करते थे। तभी हमारे अमित शाह जी हमको नया रामायण पढ़ा सकते हैं कि भरत गए थे लंका में रावण से राजनीति सीखने, खड़ुआ छोड़ छाड़ करके, लक्ष्मण तो घर में बैठे। तभी हमारे जोगी मुख्यमंत्री माननीय बता सकते हैं कि सिकंदर को चंद्रगुप्त ने हराया, जबकि उस समय चंद्रगुप्त बच्चा था जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था। तभी आपको ये बताया जाएगा कि आजादी 2014 में मिली, 47 तो नगण्य था। तो इस तरह के बात तभी बताया जाएगा जब इनको उसी तरह रटने वाले नागरिक जो ऑलरेडी ज्ञान फिक्स कर दिया है उसी पर आप टिक लगाएंगे, वही सही होगा। जब ऐसा ब्रेन हो जाएगा तो अपने पिता के नाम भी कुछ दिन में लड़के बताएंगे कि गुरुजी 4 अल्टरनेटिव बता दीजिए, टिक लगा दूं। जैसे कि हम लोग, मैं देखा वहां सब जब ये लोग भाषण दे रहे थे वहां ताली बज रही थी। यहाँ तक कि सारे मीडिया और जो चैनल थे सब थे, लेकिन किसी के बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। अगर सोशल मीडिया हब ये नहीं बना होता तो शायद ये बात आपको पता नहीं रही थी कि लाखों लाख के भीड़ में हमारे मंत्री क्या हो। तो इसलिए शिक्षक को जागरूक होना बहुत जरूरी है। शिक्षक क्वालिफिकेशन में सुधार होना चाहिए कि कम से कम शिक्षा में वही लोग आए जो क्लास को हरे प्रत्येक बच्चा को ईश्वरीय शक्ति का अवतार माने और क्लास को मंदिर माने, अपनी दूसरी माता माने, क्योंकि माता ही एक ऐसी होती है जीव इस दुनिया में जिसे मजाक नहीं करना चाहिए। नौकरी भी हमारी माता है, क्योंकि अगर माता भोजन देती है तो नौकरी भी भोजन देती है। और इस जिम्मेवारी के साथ शिक्षक का सिलेक्शन होना चाहिए, हम लोग को दायित्व का पूरा करना चाहिए। इतना कहकर मैं अपने वाणी का विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अपने व्यंजना और व्यंग्यात्मक लहजे से वह तत्व प्रदान किया है जो वास्तविक में हमें जरूरी है और हमें आगे बढ़ने के लिए यह पथ प्रदर्शन बहुत आवश्यक है। निश्चित रूप से आपने कई इतने महत्वपूर्ण बातें की कि इस शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए जो मंत्री और मिनिस्टर के पोस्ट पर आसीन व्यक्तित्व है, उसको यह भी जानकारी नहीं है कि हमारे देश का इतिहास भूगोल क्या है, तथ्यात्मक पहलू क्या है। यहाँ तक कि
जहाँ तक कि मेरी जानकारी है कि ऐसे पदों पर वही लोग आजकल पहुँच पा रहे हैं, जिन्हें शायद शिक्षा व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। निश्चित रूप से उनको रोड, बिजली, बत्ती, पानी या लग्ज़री व्यवस्थाएँ ही विकास का एक माध्यम दिखती हैं। उन्हीं माध्यम से हम ये सारी व्यवस्थाएँ दे देंगे तो हमारा देश विकासशील से विकसित हो जाएगा, आगे उन्नति करेगा। लेकिन शिक्षा व्यवस्था पर सिर्फ़ एकमात्र वोट बैलेंस को बढ़ाने के लिए नियुक्तियों की स्थितियाँ और उसमें भी पारदर्शिता की कमी को देखा जा सकता है और इसको परखा जा सकता है और इससे इससे बिल्कुल इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। जिस तरीके से हमें आज यंत्रवत बनाया जा रहा है, जिस तरीके से हमें ऑप्शनल बना दिया गया है, जैसे हम ऑप्शनल क्वेश्चन को करते परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना चाहते हैं, उसमें फेल होते हैं या उत्तीर्ण हो जाते हैं, वैसे ही हमें भी ऑप्शनल बना दिया गया है कि आप नहीं तो चुनने के लिए हमारे पास बहुत से विकल्प हैं, जिसको कि हम चुन सकते हैं। तो ये स्थितियाँ हमारे लिए बहुत ही भयंकर स्थितियाँ हैं, जिससे कि हमें निपटना है और मुझे लगता है कि हमें इस चीज़ों पर विचार करने की आवश्यकता है और यहीं पर नहीं हमें पिछली बार भी किसी ने सुझाया था कि वर्कशॉप के ज़रिए या तमाम गतिविधियों के ज़रिए हमारा उत्साह तभी बढ़ेगा जब सब लोग जुटेंगे, सारे लोगों को एक साथ मिल कर के कार्य करेंगे, तभी यह चीज़ें संभव हो सकती हैं, वरना तो गवर्नमेंट से लेकर के सारे जितने भी लोग उस स्थितियों में जुड़े हुए हैं, जहाँ से कि शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो रही है, वे अपने कान में रुई ही डाले रहेंगे, कभी भी हमारी आवाज़ या बात को सुनने का प्रयास नहीं करेंगे। और अगर ये आवाज़ उनके पास तक नहीं पहुँची या उन स्थितियों में नहीं गई, तो निश्चित रूप से वह वह भयंकर विनाशकारी नाट्य हम देख सकेंगे या हमारी आने वाली पीढ़ी देख सकेगी, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही विनाशक होगा। तो आप सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, सभी का आभार करता हूँ। विशेष रूप से प्रोफ़ेसर अनिल प्रसाद सर कार्यक्रम के अंतिम स्थिति तक आप रहें और आपका सारगर्भी वक्तव्य हमारे लिए बहुत ही प्रेरणास्पद है और मैं आपको बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और बाकी बहुत से लोग चले भी गए हैं। हमारे अध्यक्ष डॉक्टर रामनारायण तिवारी सर, उनके निर्देशन में ये पूरा कार्यक्रम होता है और उन्हीं के द्वारा मैं तो आलस का शिकार भी हो जाता हूँ, लेकिन वही मुझे बार-बार जागृत करते रहते हैं कि यह कार्यक्रम करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको देश की पीड़ा है, समाज की पीड़ा है, शिक्षा व्यवस्था की पीड़ा है और इस पीड़ा को वो अभिव्यक्त करके देश समाज को विकास की राह पर देखना चाहते हैं। निश्चित रूप से सर आपका यह सहयोग हमारे देश के लिए निश्चित रूप से बहुत बड़ी बहुत महत्वपूर्ण है और आपका बहुत-बहुत आभार सर। आप हमेशा ऐसे ही हमारा पथ प्रदर्शन करते रहें, आशीर्वाद प्रदान करते रहें। हमारे बीच में अंकित राज जी जो पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं और निश्चित रूप से शिक्षा की हर एक स्थितियों से आप जुड़े हुए हैं। क्या कमी है, क्या बेसी है उसको इंगित करते रहते हैं। एक-एक व्यवस्था को आप बताते रहते हैं, कहाँ पर दिक्कतें हैं। निश्चित रूप से आप भी हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में आपका अहम योगदान है और आप उस व्यवस्था को सुरक्षित रखना चाहते हैं, व्यवस्थित रखना चाहते हैं और उसमें आप रत हैं, क्रियाशील हैं। सर आप भी हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हुए, आपका बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद। और हमारे बीच में 2 व्यक्ति और हैं जो शायद नहीं बोले हैं महादेव कुमार के नाम से और रंजना सिंह के नाम से। समापन के पहले आपके अगर कोई जिज्ञासा हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न हो तो हम लोग बैठे हैं, आप कर सकते हैं, कम से कम मुखर हों, अच्छा है। तो कुमारी रंजना सिंह और जो महादेव कुमार के रूप में हैं, आप हमसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, कुछ जानकारी भी ले सकते हैं। रागिनी मौर्य जी भी आ गई हैं, वे भी समय कम है, हम कार्यक्रम को निश्चित रूप से जल्द ही समापन की घोषणा करेंगे क्योंकि समापन की तो औपचारिकता हो गई है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कुछ आपकी जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं। हमारे बीच में महादेव कुमार के नाम से कोई है? रंजना सिंह और रागिनी मौर्य। जी अगर सर, आपको मैं कोई महादेव कुमार। हेलो। जी। जी हाँ सर, मैं सर, आवाज़ आ महादेव रही है। कुमार। जी, मैं महादेव कुमार मैं अपना पहले परिचय दे दूं। पटना यूनिवर्सिटी बिहार गेस्ट फैकल्टी अभी कार्यरत है। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, सुनाई दे रहा है। जी सर, अभी गेस्ट फैकल्टी के रूप में हम हैं, लेकिन बिहार में या पूरे इंडिया में हम देखते हैं गेस्ट फैकल्टी का जो स्वरूप है वो बेहतर हमें नहीं लगता या इनका भविष्य भी बेहतर नहीं लगता है। और इसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि यदि हम पीएचडी को ही आधार माने, क्या पीएचडी से ही एजुकेशन का जो है मानक तय हो जाता है? ये संभव नहीं है मेरे अनुसार।
पीएचडी तो कट पेस्ट होता है, और उस पर सरकार के द्वारा जो 30 नंबर दिया गया, 30 नंबर जो दिया गया है वो नहीं होना चाहिए, बल्कि नेट और पीएचडी को इक्वल मानना चाहिए, क्योंकि पात्रता परीक्षाएं भी मेरे विजन से बेहतर होता है। और जो कि नेट हो तो वो नेट जो पास करता, कोई भी व्यक्ति हो तो यदि नेट पास करता है तो जरूर उसमें विषय वस्तु की समझ है, तभी वो नेट पास करता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति नेट पास करता है तो वो पूरे अपने कमरे को एक लाइब्रेरी के रूप में पेश करता है। लेकिन कोई यदि दूसरा पीएचडी करता है, यदि उनके कक्ष में एक भी बुक ना हो, लेकिन वो पीएचडी कर सकता है, क्योंकि पैसे के बल पर और कट पेस्ट के बल पर। तो ये जो उच्च शिक्षा में पीएचडी को मानक बनाया गया या 30 नंबर उसको दिया गया है, मेरे विजन से वो बेहतर नहीं है। अच्छा ठीक है सर, ये मुझे लग रहा है आप इसे क्वेश्चन के रूप में ले रहे हैं। मैं डॉक्टर रामनाथ तिवारी सर से ही आग्रह करूंगा कि आप इनकी चिंता के बारे में बताएं। हाँ, डॉक्टर साहब के बात को मैं एक घटना के अनुसार बता रहा हूँ, घटना को ले रहा हूँ। थोड़ा सा मेमोरी 1 मिनट में सुनाऊंगा अपनी, जो मैं याद किया हूँ। बीएचयू में एक यादव जी थे, नाम इससे महीने रख देता कि ऑब्जेक्शनेबल हो जाएगा। तो जब वो नेट करके मेरे पास आए तो उस समय मैं अध्यक्ष था, तो मैंने उनसे पूछा कि अरे भाई आप कैसे नेट क्वालिफाइड कर गए? तो उन्होंने कहा कि अरे गुरुजी, हनुमान जी के नाम लेनी है, संकट मोचन का टिक लगा देनी है, लही गई। ये नेट का क्वालिफिकेशन बता रहा हूं डॉक्टर साहब। आप नेट के क्वेश्चन को जरा देखिए और उसमें टीचिंग के एप्लीकेशन कहाँ देंगे। मैं कहा था कि पीएचडी, मैं इस सेंस में नहीं कहा, मैं पीएचडी कहा था कि 5 क्वालिफिकेशन पूरा करने के बाद उनका रजिस्ट्रेशन कराइए और सिलेक्शन क्लासरूम में हो। जी जी जी, ये मैं कहा था। उसको आप ध्यान से जरा सुनिए कि जब लड़का पोस्ट सेमिनार का देने लगे तो इतने 5 मतलब 100-200 आदमी बैठेंगे, किसी का तो दिमाग उसके जालीपन और टेस्ट हो जाएगा। जो आप बिहार की बीमारी बता रहे हैं वो है, मैं जानता हूं कि वहां थीसिस ठीके पर लिखी जाती है, वहां आरा में भी कई है, पटना में भी कई है। लेकिन अभी कहीं कहीं थीसिस में जो लड़का 2 बरस मेहनत करता है तो क्रिएटिविटी उसकी वहीं आती है, क्योंकि जब तक सब्जेक्टिविटी आप लिखेंगे नहीं तब तक पर्सनालिटी बनेगी नहीं। क्रिएटिविटी से सिर्फ कंपटीशन से सिर्फ इंडिविजुअलिटी बढ़ती है, वहां आपकी कोई पर्सनालिटी खड़ा नहीं होती है, क्योंकि आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से कटते हैं। कंपटीशन का साइको कहता है कि साथ रहने वाले को धक्का दो, आगे बढ़ो। इस तरह से एनालिसिस आप करेंगे तो देखेंगे कि कंपटीशन से कितना खतरा हो रहा है। आज जो आप कट और टेस्ट की बात करते हैं, बीएचयू में एक बार मामला उठा था, मैंने कुलपति रस्तोगी जी थे, मैंने उनसे कहा था कि जरा टेस्ट कराइए कि किस किस थीसिस बढ़िया स्टैंडर्ड की है। जेआरएफ लड़के को मैंने पाया कि 5 बरस यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से जेआरएफ लेते हैं और 5 बरस आईएएस पीसीएस का कंपटीशन देते हैं, कस्ट पूरा का बड़ा 6 महीने में जमा करते हैं। अब तक मेरा ये अनुभव है, क्योंकि मैं चूंकि रिसर्च स्कॉलरों की ही राजनीति किया था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। नेट वाले थे दूसरे नंबर को आए, और जो लड़के कोई स्कॉलरशिप हिंदू विश्वविद्यालय से नहीं पाए उनकी ही थीसिस स्टैंडर्ड की थीसिस हुई थी। तो ये जो आप तय करते हैं कि जो नेट क्वालिफाइड किया है वही क्वालिफाइड हो, हमारे यहाँ जेआरएफ टीचर आए थे, एक एप्लीकेशन में मैंने 8 गलती पाया था और पूरे सेंटेंस पास्ट टेंस में जा रहे थे, भविष्य के लिए एप्लीकेशन लिखा था। ये जेआरएफ का, मेरे कॉलेज की मैं अपनी बात बता रहा हूं। तो ये लोग कहां से आ रहे हैं, और सब में आया है। जब आप दिल्ली जाएंगे वहां सेक्शन अफसर के यहाँ कैसे कैसे मुलाई होती है, लेक्चरर और वाइस चांसलर तक जब घूस चल रहा है, वहां आप सिर्फ पीएचडी पर आक्षेप क्यों करते हैं? सारी व्यवस्था बर्बाद हो गई है। आप खाली पीएचडी को कैसे आप लेकर के चलते हैं? वो तो कुछ कर भी लेता है, कटो पेस्ट करता है, कितनों को कंप्यूटर पकड़ने नहीं आता है, कुलपति हो जाता है, पढ़ा देता है आपको। तो ये सारी व्यवस्था करप्शन से भरा हुआ है। तो जो मैंने पीएचडी का तरीका बताया था, 5 क्वालिफिकेशन पहले तय किया था। स्वधर्मी हो, स्वनिर्मित हो,
मौलिकता हो, इन्वेस्टिगेटिंग और शोधी प्रवृत्ति हो और संप्रेषणीयता हो, इतना मास्टर डिग्री तक करे तो जिसमें संप्रेषणीयता होगा, क्रिएटिविटी होगा, मौलिकता होगा, वो 50 थीसिस लिख लेगा। इस सेंस में मैं कहा था। अगला क्वेश्चन हो तो पूछ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने निश्चित रूप से, मुझे लगता है कि महादेव जी की आप जो स्थिति थी, जो उनका एक जिज्ञासा थी, उसको आपने शांत किया। इस बीच में हमारे पास टाइम कम है और मुझे लग रहा है कि 2-3 मिनट ही हम ठहर पाएंगे। कुमारी रंजना सिंह जी हैं और मुझे लग रहा है कट गई। रंजना सिंह चली गई तो ठीक है। ये कार्यक्रम हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से हुआ। सबका मैं आभार करता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ और अब कार्यक्रम यहीं पर स्थगित करते हैं। आप सभी को शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद।